जब मैं कॉलेज से वापस आई तो शाम होने को थी। गली के कोने पर खेलते हुए बच्चे और डूबते सूरज की आखिरी रोशनी, ये सब रोज़ का मंजर था, कुछ खास नहीं। लेकिन जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, वही मानूस सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। सिलाई मशीन की आवाज़, वही पुरानी मशीन जिसकी खड़खड़ाहट मैंने बरसों से सुनी थी। मैं आहिस्ता से अंदर दाखिल हुई, बैग सोफे पर रखा और चलते हुए उस कमरे तक पहुंची जहां अम्मी हमेशा बैठती थी। आज भी मंजर वही था, अम्मी फर्श पर बैठकर कपड़े सी रही थी। उनके हाथ मशीन के हैंडल पर मुसलसल चल रहे थे। उस साथ रखा धागों का डिब्बा मुख्तलिफ रंगों से भरा हुआ था, जैसे मेरी जिंदगी की सारी जद्दोजहद इन्हीं धागों में बंद हो। मैंने पीछे से जाकर आहिस्ता से अपने दोनों हाथ उनकी गर्दन में डाले। वो चौंकी, फिर मुस्कुरा दी। अम्मी, ये वही कपड़े, वही मशीन, अब कब तक यही करती रहेंगी? मैंने उनके गाल को छूते हुए कहा। अम्मी ने काम रोक कर मेरी तरफ देखा। बेटा, तुम जानती हो ना, ये सब कुछ किस लिए है? अम्मी, अबू की पेंशन आती है ना, गुजारा हो जाता है। फिर आप इतनी मेहनत क्यों करती हैं? मैंने कपड़े उनके हाथ से लेकर एक तरफ रखे। वो हल्का सा रुकी, फिर मोहब्बत से बोली, ये सब कुछ तुम्हारे लिए करती हूँ ज़ारा, तुम्हारे जहेज के लिए। मैंने अम्मी के चेहरे को गौर से देखा। मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में थकन की गहरी परछाइयाँ। वो बात करते हुए फिर खांसने लगी। वही पुरानी खांसी। अम्मी, बस करें, थोड़ी देर आराम कर ले, आप ठीक भी नहीं लग रही। नहीं बेटा, बहुत पैसे जमा करने हैं। फिर रुकते हुए बोली, वैसे भी अच्छे खासे पैसे तो जमा हो गए हैं, कम से कम 25 लाख तो बैंक में होंगे। मैं हैरान रह गई। अम्मी ने कभी ऐसा मुझसे नहीं कहा था। मेरा दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। अम्मी, आपने अकेले इतने पैसे कैसे जमा किए? अम्मी ने धीरे से मेरे सर पर हाथ रखा। सालों की थोड़ी थोड़ी मेहनत है बेटा, सब तुम्हारे लिए। मैंने अपना सर उनकी गोद में रख दिया। अम्मी, आपने मेरे लिए इतनी मेहनत की, ये सब कौन करता है? वो प्यार से बोली, अगर माँ नहीं करेगी तो कौन करेगा? मैंने आहिस्तगी से कहा, अम्मी, सबको आप जैसी माँ नसीब कहाँ होती है? वो हंसी, फिर बोली, बेटा, आजकल रिश्ते वाले सिर्फ सादगी नहीं देखते, फ्रिज, टीवी, बेड, घर का सामान सब देखते हैं। और तुम तो मेरी शहजादी हो, तुम्हारी शादी भी शहजादियों जैसी होगी। उनकी आंखों में चमक थी, शायद वो ख्वाब जो वो बरसों से मेरे लिए सीने में छुपाए बैठी थी। मैं उनकी गोद में लेट गई और वो मेरे बाल सहलाती रही। सिलाई मशीन की आवाज़ रुक गई थी, मगर कमरे में जो खामोशी थी वो इस मशीन की आवाज़ से कहीं ज़्यादा प्यारी और सुकून भरी थी। मैंने धीरे से पूछा, अम्मी, अगर कुछ भी ना हो तो? अम्मी ने मजबूत लहजे में कहा, होगा, सब कुछ होगा, जो मैंने सोचा है वो पूरा होगा। फिर वो दोबारा खांसने लगी। मैं घबरा गई। पानी लाने लगी तो उन्होंने खुद उठकर पानी पीने की कोशिश की, मगर हाथ कांप गया। चले अम्मी, डॉक्टर के पास चलते हैं। उन्होंने फौरन मना कर दिया। पुराने वक्तों की खांसी है, ठीक हो जाएगी। तुम क्यों इतनी फिक्र करती हो? मैं खामोश रही, मगर दिल में अजीब सा दर्द था। उनके हाथों की हड्डियां नजर आ रही थी। सिलाई मशीन के निशान उनके हाथों पर गहरे थे, और आंखों में मेरा मुस्तकबिल बसने के बावजूद जिस्म थकन से टूटा हुआ लग रहा था। अगले दिन जब मैं कॉलेज से वापस आई तो अम्मी मशीन पर नहीं, बल्कि किचन में बैठकर चाय पी रही थी। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। मैंने बैठते ही पूछा, अम्मी, आज आप बड़ी खुश लग रही हैं। उन्होंने कप रखकर धीरे से कहा, आज रिश्ते वाले आए थे बेटा। मेरी सांस रुक गई। क्या? एक लड़के के घर वालों ने तुम्हारी तस्वीर देखी थी, उन्हें तुम पसंद आई हो। मैं हैरान रह गई। अम्मी, आपने मेरी तस्वीर कब दी? अम्मी मुस्कुराई। कभी कभी माँ को खुद कदम उठाना पड़ता है। मैंने तुम्हें बताया नहीं, मगर चंद दिन पहले तुम्हारी तस्वीर दे दी थी। कैसे लोग हैं, क्या करते हैं? लड़का इंजीनियर है, अच्छी नौकरी है, अपना घर है। कल शाम तक तुम्हें देखने आएंगे। अम्मी, आपने बताया क्यों नहीं? मैंने नाराज़ होकर कहा, अगर बता देती तो तुम घबरा जाती। बस इसीलिए मैंने सब कुछ खामोशी से किया। मैं खामोश हो गई। दिल में अजीब सी घबराहट, जैसे सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था। अगली सुबह अम्मी ने कहा, बेटा, आज कॉलेज से जल्दी आ जाना, वो लोग आज शाम आ रहे हैं। मैंने सर हिला दिया, मगर दिल की धड़कनें तेज थी। जब मैं शाम को घर पहुंची तो दरवाज़ा खुला था। अंदर दाखिल होकर देखा कि अम्मी ने पूरा घर खूबसूरती से सजा रखा था। मैंने हैरत से कहा, अम्मी, आपने फिर इतनी मेहनत कर ली, आराम कर लेती। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे लिए करी हूँ, हर चीज़ बेहतरीन होनी चाहिए। मैंने कहा, मैं चाय बना देती हूँ। नहीं, मैं खुद बनाऊंगी। लेकिन वो खड़े होते ही लड़खड़ा गई। मैंने फ़ौरन उन्हें पकड़ा। अम्मी, उन्होंने सहारे के लिए बाजू पकड़ा। फिर अचानक उनकी आंखें बंद होने लगीं। चेहरा पीला पड़ गया। अम्मी, क्या हुआ? वो कुछ न बोली और अगले लम्हे मेरे बाजुओं में ढह गई। मैंने चीख कर हमसाए को फ़ोन किया और अम्मी को फ़ौरन हॉस्पिटल ले गई। सारा रास्ता बस यही पढ़ती रही, अल्लाह ताला मेरी अम्मी को कुछ ना हो, या अल्लाह मेरी माँ को ठीक कर दे। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने जो कहा वो मेरी बर्दाश्त से बाहर था।
हम माज़रत खाएँ, आपकी वालिदा दिल की शदीद दौरे के बायस इंतकाल कर गई। दुनिया जैसे एक लम्हे को रुक गई। मुझे डॉक्टर की आवाज़ सुनाई दे रही थी मगर समझ कुछ नहीं आ रहा था। मैं कुर्सी पर बैठ के हाथों में अम्मी का ठंडा हाथ था और वो आंखें जिनमें कभी मेरे ख्वाब होते थे आज बंद थीं, जैसे हमेशा के लिए खामोश हो गई हूँ। अम्मी के जनाजे, गुस्ल, कफन सब कुछ धुंध में गुजर गया। ऐसे लग रहा था जैसे मैं खुद मौजूद ही नहीं हूँ। बस दुनिया चलती जा रही है और मैं कहीं पीछे रह गई हूँ। लोग अम्मी के बारे में कह रहे थे, कैसी नेक खातून थी, सारी ज़िंदगी बेटी के लिए मेहनत की। मगर मेरे कान जैसे बंद थे, अंदर एक सन्नाटा था, एक गहरा अंधेरा। जनाजा उठा, मिट्टी डाली गई और जैसे मेरी पूरी दुनिया वहीं दफन हो गई। चंद दिन बाद रिश्ते वालों का फ़ोन आया, मैंने फ़ोन नहीं उठाया। मैं कैसे बताती कि वो शख्स जिसने मेरे लिए 25 लाख रुपए जमा किए थे, जो मेरी शादी के ख्वाब देखता था, आज वो खुद नहीं रहा और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अम्मी के जाने के बाद घर कब्रिस्तान जैसा सुनसान हो गया था। उनकी आवाज़ें दीवारों में गूंजती थीं, उनकी खुशबू हर कमरे में मौजूद थी। कुछ दिन बाद मेरी फूफो आ गई, आंखें रोते रोते सूजी हुई थी। साथ चचा भी थे। फूफो ने मुझे गले लगा के रोते हुए कहा, बेटी अब तो तुम्हारा यहाँ कोई नहीं रहा, चलो हमारे साथ। उनकी बात सुनकर मैं खामोश रही, ना हाँ कह पाई ना इनकार। अगले ही दिन उन्होंने मुझे अपने घर ले जाने का फैसला कर लिया। घर छोटा सा था मगर कम अज़ कम सर पर छत तो थी। शुरू के चंद दिन अजीब गुजरे। फूफो बार बार गले लगा कर कहती, बेटा हम तुम्हारे अपने हैं, परेशान ना हुआ करो। मैं रात को सोते हुए अम्मी की तस्वीर सामने रखती और दिल में कहती, अम्मी अब मुझे समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा। कुछ दिन बाद एक शाम में बर्तन धो रही थी कि पप्पो ने अचानक पूछा, बेटा तुम्हारी अम्मी कहीं कोई पैसे वैसे छोड़ गई थी? मैंने धीरे से कहा, जी पप्पो, उन्होंने बताया था 25 लाख रुपए जमा है मेरे जहेज के लिए। पप्पो के हाथ काम से रुक गया, फिर वो जल्दी से बोली, बेटा ये तो बहुत बड़ी रकम है। कल बैंक चलते हैं, वो पैसे निकाल कर महफूज जगह रखेंगे, वक्त पर काम आएंगे। मेरे दिल में कुछ हल्का सा खटका ज़रूर, मगर मैंने खुद को समझाया पप्पो बड़ी हैं, उन पर ही भरोसा करना पड़ेगा। अगले दिन हम बैंक गए। मेरे पास अम्मी की पासबुक और डेथ सर्टिफिकेट मौजूद था। सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ। फिर बैंक ने कहा कि नया अकाउंट खुलवा लें, लेकिन पप्पो ने फ़ौरन मेरा हाथ दबाया, नहीं पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। घर जाकर सब समझाती हूँ। मैं कुछ हिचकिचाई, दिल में अजीब सा खलाव महसूस हुआ, मगर उन्होंने सख्त लहजे में कहा, बेटी तुम अकेली हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये पैसा कहाँ जाएगा? मैं तुम्हारी बुजुर्ग हूँ, तुम मुझ पर भरोसा करो। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। पैसे उनके अकाउंट में जमा कर दिए गए। फॉर्म पर दस्तखत हुए, मेरे हाथ कांपे, मगर मैंने खुद को समझाया, ये मेरी फूफो हैं, इन पर शक क्यों? घर पहुंचते ही फूफो ने बड़ी मोहब्बत से चाय बनाई, नाश्ता रखा, फिर बोली, अब देखना तुम्हारी शादी बेहतरीन होगी, तुम्हारी अम्मी की ख्वाहिश हम पूरी करेंगे। मैंने कमज़ोर सी मुस्कुराहट दी, मगर दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 2 हफ्ते में घर के काम मेरा मामूल बन गए। सुबह नाश्ता, दोपहर बर्तन, शाम झाड़ू, रात को खाना। मैं खामोश रहती, बस दिल से कहती, अम्मी क्या यही मेरा मुकद्दर था? फिर एक शाम फुप्पो ने बात छेड़ी, ज़ारा जिन लोगों ने तुम्हें देखने आना था, मैंने इनकार कर दिया। मैं चौंक गई, फुप्पो क्यों? क्या हुआ? उन्होंने चाय पीते हुए कहा, पता चला लड़का नशा करता है। मैं कैसे तुम्हें वहाँ भेज देती? मेरे अंदर कुछ टूटा। अम्मी ने इतनी तारीफ़ें की थी उन लोगों की, क्या ये सब झूठ था? पप्पू आपने खुद देखा। उन्होंने तेज़ी से मुझे घूरा। तुम्हें हम पर यकीन नहीं है? तुम्हारी अम्मी चली गई, अब हम हैं। हम जो फैसला करेंगे वही होगा। मैं खामोश हो गई। उस रात में छत पर जाकर देर तक बैठी रही। डायरी निकाल कर लिखा, अम्मी मेरे फैसले मेरे हाथ से निकलते जा रहे हैं। आपकी अमानतें, आपके ख्वाब, सब किसी और के रहम करम पर हैं। एक दिन मैंने सुना कि चचा फूफो से कह रहे थे, पैसे अपने अकाउंट में आ गए, अब लड़की का क्या सोचा है? फूफो बोली, अभी कुछ नहीं, जब ये खुद पूछेगी ना तब बताएंगे। मेरे कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। क्या मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी बन चुकी हूँ? अगले दिन मैंने देखा कि मैं घर की मुलाजमा बन चुकी थी। बर्तन, कपड़े, सफाई सब कुछ मुझसे कराया जाने लगा। फूफो हर रिश्ते को बहाने से टाल देती, कभी कहती उम्र कम है, कभी पढ़ाई पूरी नहीं, कभी वक्त अच्छा नहीं। मगर मेरे दिल में कुछ और बात डूब रही थी। मैंने एक दिन बाजार से आटा दाल का सामान खरीदा, तो घर आते ही मैंने फुप्पो को फ़ोन पर कहते सुना, हाँ भाई बड़ी काम की लड़की है, मुफ्त की नौकरानी मिल गई है। मैं ठहर गई, मेरी सांस अटक गई, मेरी मेहनत, मेरी खूबसूरती, मेरा वजूद, सब कुछ मुफ्त की नौकरानी में बदल दिया गया। मैं अंदर गई, सामान रखा और चुपचाप कमरे में बैठ गई। मेरी रूह जैसी किसी ने निचोड़ दी। जब ये मुकम्मल हुआ तो मैंने हिम्मत करके फुप्पो से कहा, फुप्पो मेरी शादी के रिश्तों की बात होनी चाहिए। एकदम उनके चेहरे पर गुस्सा छा गया। बेशर्म लड़की, पहले ज़माने की लड़कियां कुछ नहीं बोलती थी, आजकल की लड़कियां खुद रिश्ते की बात करती हैं। मैं साकित रह गई, दिल टूट गया मगर ज़ुबान बंद रही।
फिर मैंने एक आखिरी कोशिश की। "फूफो, वो 25 लाख आपने कहा था जहेज़।" वो बीच में बोल पड़ी। "कौन से 25 लाख? सब खत्म हो गया।" मैं फटी आँखों से उन्हें देखती रह गई। "इतने पैसे कहाँ खत्म होते हैं फूफो?" उन्होंने सख्त लहजे में कहा। "बेटा 3 साल का खाना, रिहाइश, इलाज, पढ़ाई मुफ्त में नहीं होता सब। सब तुम पर ही लगा है। मैं जानती थी कि ये झूठ है, मगर असल सदमा पैसा नहीं था, भरोसे का टूट जाना असल सदमा था।" उसी रात मैंने अम्मी को याद करके देर तक रोती रही। बाहर से आवाज़ आई, "ये लड़की बहुत बातें करने लगी है, शक करती है हम पर।" मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। अगली सुबह मैंने बैंक की वो रसीदें निकाली जिन पर मेरे दस्तखत थे और साफ लिखा था कि रकम फूफो के अकाउंट में जमा हुई थी। मैंने वो रसीदें फूफो के सामने रख दी। "फूफो, इतनी बड़ी रकम 3 साल में ख़त्म नहीं होती।" उन्होंने गुस्से से कहा। "तो हमें झूठा कह रही हो? हमने तुम्हें पाला है।" मैं धीरे से बोली, "मैं सिर्फ असल जानना चाहती हूँ।" अगले ही लम्हे एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा। "एहसान फरामोश लड़की, हमें ताने देती है।" मैं किचन के फर्श पर जा गिरी, मगर पहली बार मैं पीछे नहीं हटी। मैंने आंखों में आंखें डालकर कहा, "आपने मेरी माँ के ख्वाब चुराए हैं।" एक दूसरा मजबूत थप्पड़ लगा। चचा निकले और सख्त लहजे में कहा, "हम यतीम खाना नहीं चला रहे, इसे निकालो यहाँ से।" पप्पू ने मेरा सामान एक थैले में भरा, मुझे बाजू से पकड़ा, सेहन तक लाई, दरवाज़ा खोला और ज़ोर से धक्का दिया। मैं सड़क पर गिर गई। लोग खिड़कियां खोल कर देखने लगे। कोई कह रहा था लड़की का किरदार खराब है, कोई कह रहा था पप्पू के पैसे हड़प करना चाहती थी। मैंने अपना बैग उठाया और चुपचाप गली से बाहर निकल गई। दुनिया देख रही थी, मगर किसी ने आगे बढ़कर नहीं पूछा कि क्या सच है। मैं सड़क पर चलती गई, आंखों में आंसू, दिल में टुकड़े और सामने सिर्फ अंधेरा। मैं एक बेंच पर बैठ गई। चंद रुपए जेब में थे, मगर वो भी कितनी देर चलते। तब तक एक औरत मेरे सामने आई। फटे पुराने कपड़े, बाल बिखरे हुए, मगर आंखों में अजीब सी चमक। उसने एक रोटी मेरे सामने रखी और बोली, "बेटी, दुनिया उन्हें कुछ नहीं देती जो बैठ कर रोते हैं। जो खड़े हों वो अपना हिस्सा खुद लेते हैं।" उसके अल्फाज ने मेरा सीना चीर दिया। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ देर बाद मैंने उसे सब कुछ बता दिया। अम्मी, पैसे, धोखा, सब कुछ। वो सुनती रही, एक लफ्ज़ नहीं बोली। फिर उसने अपनी शाल में से मोबाइल निकाला, नंबर मिलाया और दूर जाकर बात करने लगी। वापस आकर बोली, "इंतज़ाम हो गया है, कल सुबह तुम्हें लोग लेने आएंगे। और याद रखना, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर आ गया है।" मैं हैरान भी थी, शुक्रगुजार भी और थोड़ी सी डरी हुई भी। अगली सुबह वो औरत जा चुकी थी, बस एक पर्ची छोड़ गई थी, "अपनी कमज़ोरी को ताकत बना लो, आग पहाड़ों को भी पिघला देती है।" दोपहर तक दो औरतें आईं, आम कपड़े, मगर चाल ऐसी जैसे कोई खौफ ना हो। "ज़ाहरा," मैंने सर हिला दिया, "हमारे साथ चलो।" "कहाँ?" "जहाँ लड़कियाँ अपने हक के लिए लड़ना सीखती हैं।" मैंने हैरत से कहा, "मेरा खर्चा?" वो मुस्कुराई, "हम सब कुछ संभालेंगे, तुम बस हिम्मत रखो।" मैं उनके साथ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पहुंच गई, जहां मेरी ज़िंदगी ने नया रुख लेना था। ट्रेनिंग सेंटर में कदम रखते ही मुझे लगा जैसे एक नई दुनिया मेरे सामने खुल गई है। लड़कियां मुख्तलिफ कोने में खड़ी थी, हर एक के चेहरे पर दर्द की एक अलग कहानी लिखी हुई थी। कोई शौहर के हाथों सताई हुई, कोई ससुराल के जुल्म की मारी, कोई वालदैन के इनकार की मार खाई, कोई यतीम। हर एक का दिल किसी न किसी जख्म से भरा हुआ था, मगर उन सब के बावजूद उनकी आंखों में एक चमक थी, जिंदगी बदलने की चमक। मेरा पहला दिन ऐसा था जैसे मैं खुद को अपनी माँ की दुआओं में लिपटी हुई महसूस कर रही हूँ। सुबह 4 बजे कतार बनवाना, अंधेरे में दौड़ लगवाना, सख्त आवाज में हुक्म, हर लम्हा जैसे एक नई आजमाइश थी। मेरा जिस्म बार बार थक कर जवाब देना चाहता, मगर दिल कहता, "ज़ाहरा, तुम गिर नहीं सकती, तुम्हें अपनी माँ के ख्वाब पूरे करने हैं।" मैं दौड़ रही थी और अम्मी का चेहरा मेरे सामने था। "मैं तुम्हारी शहजादी हूँ अम्मी, और शहजादियाँ गिरती नहीं, खड़ी होती हैं।" पसीना मेरी आंखों में जा रहा था, सांसें बेकाबू थी, मगर कदम नहीं रुके। ग्राउंड के कोने में एक लड़की गिर पड़ी, सांसें बेतरतीब, जिस्म कांप रहा था, मगर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अम्मी ने मुझे सिखाया था कि ज़िंदगी खुद थामनी पड़ती है। ट्रेनिंग के एक हफ्ते बाद पहली बार इंस्पेक्टर सानिया ने मुझे अपने दफ्तर बुलाया। वो सख्त लहजे वाली, मजबूत, आंखों में फुलाद जैसी औरत थी। "ज़ाहरा," उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, "तुम में कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो दूसरों में नहीं।" मैंने नज़रें झुकाकर कहा, "मेरी अम्मी ने ख्वाब देखे थे मैडम, मुझे बस वो पूरे करने हैं।" वो कुछ लम्हे मुझे देखती रही, फिर बोली, "ये जगह कमज़ोरों के लिए नहीं, यहाँ वही रहता है जिसके पास हौसला हो। तुम वापस नहीं जाओगी, समझी?" मैंने हल्के से सर हिला दिया। वो दिन गुजरे जब मैं खुद को कमज़ोर समझती थी। अब मेरा हर कदम मुझे अपने मकसद के करीब ले जा रहा था। एक दिन मेरा स्टैमिना टेस्ट हुआ। वज़न उठाकर रेत में 2 घंटे की मार। मेरे घुटनों से खून निकल आया, मगर मैंने एक बार भी रुकने की इजाज़त खुद को नहीं दी। सानिया मैडम ने दूर से देखा, फिर कहा, "जो दर्द तुम्हें तोड़ नहीं सकता वो तुम्हें मजबूत बना देता है।"
रात को जब थकन से मेरा जिस्म टूटने लगा तो मैं अपनी डायरी खोलती और लिखती, अम्मी आज मैंने आपका ख्वाब थोड़ा और आगे बढ़ाया है। कुछ लड़कियां मुझे ताने देती, तुम यतीम हो, यहाँ क्यों आई हो? मगर मैं मुस्कुरा कर कहती, यतीम वो होता है जिसके पास हिम्मत ना हो, माँ ना हो, मस्ता नहीं, दिल में जुर्रत हो, बस वही काफ़ी है। ट्रेनिंग का आखिरी हफ्ता आया तो सबसे मुश्किल मरना था। ऑब्स्टेकल्स, रनिंग, टारगेट शूटिंग, बैलेंस, एंडोरेंस, सब कुछ एक ही दिन में। मेरी टीम में एक तेज़ लड़की थी, हिरा। वो अक्सर कहती, ज़ारा तुम तो फिल्मों वाली हीरोइन लगती हो, बस एक विलन चाहिए। मैं हंसते हुए कहती, मेरी ज़िंदगी का विलन वो था जिसने मेरी माँ के ख्वाब लूटे। फिर आखिरी दिन वो लम्हा आया जिसका ख्वाब मैंने बरसों से देखा था। जब यूनिफॉर्म मेरे हाथ में रखी गई मेरा दिल कांप गया। मैंने वर्दी पहनी और पहली बार आईने में देखा तो आंखों में आंसू आ गया। अम्मी का चेहरा साफ नजर आ रहा था। अम्मी आपकी बेटी अब कमज़ोर नहीं रही। इंस्पेक्टर सानिया ने मेरा बैच लगाया और कहा, ग्रेजुलेशन ऑफिसर ज़ारा। मेरा दिल ऐसे धड़का जैसे पहली बार सांस लिया हो। पुलिस स्टेशन की दहलीज पर कदम रखते हुए जो एहसास था वो शायद मौत के बाद भी नहीं भूलूंगी। वही ज़ारा जिसे फुप्पो ने धक्के देकर निकाला था, आज कानून की वर्दी में खड़ी हुई थी। मेरी पहली फील्ड ड्यूटी ज़मीन के एक फ्रॉड केस पर लगी और मेरे आंसू रुक गए क्योंकि मुझे अपनी कहानी याद आ गई। वो 25 लाख, वो धोखा, वो दरवाजे से धक्का, सब सामने आ गया। उसी रात मैंने अम्मी की रसीदें निकाली, वही जो मैंने कभी छुपा कर रखी हुई थी। मैंने फैसला कर लिया, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। अगले दिन मैंने कोर्ट में केस दायर किया, फ्रॉड, अमानत में खयानत, धोखाधड़ी, विरासत की चोरी। हर इल्ज़ाम साफ लिखकर, नाम शाहिदा बेगम, फुप्पो और सलीम चचा। जब कोर्ट ने नोटिस भेजा, फुप्पो का पहला जुमला वही था, हम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। उनकी आवाज़ रिकॉर्ड हो गई जो मेरे केस की सबसे बड़ी दलील बन गई। पहला दिन अदालत में मैं वर्दी में नहीं बल्कि सादा सूट में गई, क्योंकि मैं लड़ने गई थी, शो करने नहीं। वकील ने पूछा, आपके पास क्या सबूत है कि रकम उनके अकाउंट में जमा हुई? मैंने रसीदें दिखा दी, मेरी ही दस्तखत वाली। क्या घर आपके वालिद के नाम था? मैंने सरकारी लेटर पेश किया। क्या ये लोग विरासत के तौर पर जायज़ मालिक थे? नहीं। जज ने फाइल बंद करके कहा, फैसला महफूज किया जाता है। वो दिन मैंने खुदा से दुआ करते हुए गुजारा, या अल्लाह ताला मेरी अम्मी की मेहनत रायगा ना जाए। चंद दिन बाद फैसला आ गया, घर वापस ज़ारा के नाम, 25 लाख रुपए बिमा जुर्माना। वापस मेरी टांगें काँप गईं, मगर दिल में सुकून था। बाहर निकलते हुए फुप्पो और चचा खड़े थे। उनकी आंखों में न गुस्सा था न गुरूर, सिर्फ शर्मिंदगी। मैं उनके बराबर से गुजरते हुए धीरे से बोले, ये बदला नहीं था, हक था। मैं सीधी उस घर पहुंची जहां मेरी अम्मी सिलाई मशीन पर बैठी मेरे लिए ख्वाब सी देती थी। दरवाज़ा खोला, कमरे में दाखिल हुई। दीवारों में अम्मी की खुशबू अभी बाकी थी। मैंने आसमान की तरफ देखकर कहा, अम्मी आपकी बेटी ने आज आपकी मेहनत को अदल की रोशनी बना दिया। चंद दिन बाद वो औरत मिली जिसने मुझे एक रोटी देकर हिम्मत दी थी। इस बार वो साफ सुथरी शलवार कमीज में थी, चेहरे पर एतमाद। उसने कहा, मैंने कहा था ना, कमज़ोर तुम नहीं, वो लोग हैं जो तुम्हें तोड़ना चाहते हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ कर कहा, आप मेरे लिए फरिश्ते की तरह आई। उसने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम किसी और के लिए फरिश्ता बनना। वक्त गुजरता गया, मेरी ड्यूटी 7 बजे स्टेशन से शुरू होती और मैं हर दिन ये फैसला करती कि अब कोई ज़हरा सड़क पर धक्के खा कर ना रोए। इसी दौरान एक सीनियर अफीसर ने मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, इंस्पेक्टर काशिफ, ये है अफीसर ज़हरा, बेस्ट ऑफिसर्स में से एक। काशिफ ने हल्की सी मुस्कुराहट से सलाम किया। मैंने भी सर झुकाकर जवाब दिया। हम अक्सर एक साथ ड्यूटी करते। काशिफ कम बोलने वाला मगर दिल का बहुत साफ था। एक दिन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, आपने ज़िंदगी की इतनी जंगें अकेली जीती हैं, अगर आप साथ हों तो ज़िंदगी आसान हो सकती है। मैं खामोश हो गई। फिर धीरे से पूछा, काशिफ आपको पता है मैं यतीम हूँ? वो हल्का सा मुस्कुराया, किसी का यतीम होना आम नहीं, किसी का मजबूत होना ज़्यादा आम है। वो जुमला मेरे दिल में उतर गया। चंद माह बाद एक सादा सी तकरीब में कुछ साथी अफीसर, चंद जानने वाले, हमारी शादी हो गई। न ज़्यादा जेवर न दिखावा, सिर्फ दो लोग जो एक दूसरे की सच्चाई पे फ़ख्र करते थे। शादी के बाद मैं अम्मी की तस्वीर लेकर खड़ी हुई और कहा, अम्मी आपकी बेटी वहीं खड़ी है जहां आपने मुझे देखने का ख्वाब देखा था। कुछ दिन बाद मैंने अपना घर मुरम्मत करवाया, नया रंग, नई दीवारें, मगर सिलाई मशीन उसी जगह रखती जहां अम्मी बैठती थी। वर्दी पहनकर हर सुबह जब निकलती हूँ दिल कहता है, अब किसी लड़की के ख्वाब नहीं टूटने दूंगी। रात को डायरी में लिखती हूँ, मैं यतीम सही मगर कमज़ोर नहीं। मेरी माँ की दुआएं और खुदा का इंसाफ मेरे साथ है। और यूँ मेरी कहानी तो ख़त्म नहीं हुई, मगर मेरे ख्वाबों ने ज़रूर परवास पकड़ ली। दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नया है तो हमारे इस चैनल शायान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।